हेलो दोस्तों। हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, मेडाइवल हिस्ट्री का कर रहे हैं। और हम लोगों ने एंशेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी का भी बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है। मॉडर्न का तो कंप्लीट हो चुका है, एंशेंट का कंप्लीट हो चुका है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग सारे वीडियो आ चुके हैं। और इंडियन ज्योग्राफी का अभी कुछ मतलब कि स्टार्ट होने होगा। ठीक है। और बाकी हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री का PYQ सीरीज कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS में पूछे जा चुके हैं। और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम, IAS एवं जनरल कंपटीशन, जनरल में जैसे कि BSSC के द्वारा जो इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा और BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, एवं अन्य स्टेट में भी जो शिक्षक का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा दोस्तों। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो दिया था योगदान, इल्तुतमिश ने भी दिया था, और फिरोज शाह तुगलक ने भी दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया था। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा पंच मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी इमारत को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर दो और मंजिलों का भी निर्माण कराया। ठीक है। चौथी मंजिल को जब क्षति पहुंची तो उसने चौथी और पांचवी मंजिल बनवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। इस प्रकार कुतुब मीनार में चार मंजिलों के स्थान पर अब पांच मंजिलें बन गई हैं, जो आज भी विद्यमान है। ठीक है, कुतुब मीनार। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस किस ने दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, इसके कार्यकाल में स्टार्ट किया गया था कुतुब मीनार का निर्माण, और इल्तुतमिश के कार्यकाल में आकर के पूर्ण हो गया। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में इसमें चौथी जो मंजिल थी उस क्षतिग्रस्त हुआ था, तो इसके चौथी मंजिल के स्थान पर चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को ठीक से, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण कराया? तो किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आप लोग को पता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह कौन था? तो बलबन का मकबरा। ठीक है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह था बलबन का मकबरा। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। ठीक है, भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। सही काल क्रमानुक्रमिक क्रम जिसमें इसका निर्माण हुआ है, काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। मतलब कुतुब मीनार का सबसे पहले निर्माण हुआ, उसके बाद
तुगलकाबाद किला पहला, और उसके बाद लोधी गार्डन दूसरा, और उसके बाद चौथा फतेहपुर सिकरी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 3, 1, 2 और 4 हो जाएगा, मतलब बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिटेल्स देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और इसका नाम तुगलकाबाद रखा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद रखा था, इसका नाम तृतीय नगर की स्थापना करके। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया। लोधी गार्डन लोधी शासनकाल 1451 से 1556 में निर्मित हुआ। ठीक है, लोधी गार्डन लोधी शासनकाल में 1451 से 1526 में निर्मित हुआ। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ने किया। यह इल्तुतमिश 1210 से 36 के कार्यकाल में पूरा हुआ था कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है, फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं निर्माण अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी द्वारा किया गया। इस प्रकार विकल्प बी सही काला अनुक्रमिक क्रम प्रस्तुत करता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो अभी कवि थे, अभी कवि। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभी कवि, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में, किसके शासनकाल में? तो राणा कुंभा के शासनकाल में। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में, किसके शासनकाल में? तो राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था चित्तौड़ का। ठीक है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें अजमेर कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? तो अजमेर कुब्बत अल इस्लाम सुमेलित नहीं है, क्योंकि कुब्बत अल इस्लाम कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, अजमेर में नहीं। बाकी सुमेलित है। जौनपुर का अटाला मस्जिद, मालवा का जहाज महल, गुलबर्गा का जामा मस्जिद, ये सब सुमेलित है। लेकिन कुब्बत अल इस्लाम ये अजमेर नहीं दिल्ली में है, तो ये आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं पूछ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं मिलान करके। स्थल और स्थापत्य कहाँ पे है? तो दिल्ली में कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल मालवा में है और जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहराब की निचली सतह पर मैच करने के लिए वास्तु शैली और संबद्ध राजवंश से मैच करना है। तो मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर तो किस राजवंश का है? तो ये है खिलजी राजवंश का। ठीक है, खिलजी राजवंश का है। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी वंश का है। और अष्टभुजीय मकबरों का उदय कब हुआ था? तो तुगलक काल में अष्टभुजीय। ठीक है, अष्टभुजीय मकबरों का उदय कब हुआ था? तो तुगलक काल में। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग, स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग कब हुआ था? तो स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग हुआ था विजयनगर के काल में। ठीक है, विजयनगर के काल में। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये किसके काल का था? तो सरकी का था। ठीक है, सरकी। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो
3 4 2 1 हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान में आ जाएगा। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी से संबद्ध है। ठीक है, अष्टभुजीय मकबरों का उदय, ये ध्यान रखेंगे, तुगलक का है अष्टभुजीय। और स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग विजयनगर में, और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी का है, झुकी हुई दीवारों के साथ, तो सरकी ध्यान रखेंगे। और अष्टभुजीय तुगलक वंश का ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत और साहित्य से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो ये था अल-बरूनी का था किताबुल हिंद। ठीक है, अल-बरूनी का, सी आंसर हो जाएगा। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो अल-बरूनी था। एक्सप्लेनेशन देखिए, किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल-बरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। ठीक है, अल-बरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान था, ध्यान रखेंगे, पूछ दिया जाता है। वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसका भारत पदार्पण महमूद गजनवी के समय हुआ था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, किताबुल हिंद को ही तहकीके हिंद बोला जाता है। उसकी जो पुस्तक है ये किताबुल हिंद, उसी को तहकीके हिंद बोला जाता है। और ये कब आया था अल-बरूनी? तो महमूद गजनवी के समय में आया था। ठीक है, उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था अमीर खुसरो का जन्म? तो एटा में हुआ था, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को भी, सारे क्वेश्चन का डिटेल्स भी करते जाएंगे, उससे दिमाग में बैठा रहेगा सारा कुछ डिटेल्स। तो थोड़ा आसपास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो पटियाला। ठीक है, पटियाला में। ठीक है, देखिए थोड़ा डिटेल्स उससे। एटा को ही अब पटियाला में आता होगा, तो इसलिए पटियाला दिया है। देखिए, अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज काशीराम नगर जिले के पटियाला नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है। वह 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगा था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मनसवी किरान उस सादेन है। उसकी अन्य रचनाओं में मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तारीख अलाई, आसिका, नूह सिपहर तथा तुगलक नामा प्रमुख है। तुगलक नामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है। अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत अथवा 1215 ईस्वी हरिश्चंद्र वर्मा भाग 1 के अनुसार। ठीक है, दोनों के अनुसार अलग अलग थोड़ा डेट है, 1252 और 1253। अब कासगंज करीमनगर जिले में, ठीक है, पहले एटा बोला जाता था, अब इसको कासगंज करीमनगर पटियाला नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो अमीर खुसरो ने ही स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो अमीर खुसरो ने, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो किसके विकास में? खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं, अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, इनमें से अमीर खुसरो ने भी और शेख निजामुद्दीन औलिया, तो दोनों आंसर होगा ए और बी। ठीक है, अगर ई ऑप्शन होता इनमें से एक से अधिक तो ई हो जाता, तो ए होगा और बी दोनों होगा, क्योंकि अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को, क्वेश्चन आते रहते हैं, रिपीट भी होते हैं। ठीक है, किसी भी पीसीएस में भी या फिर जनरल में भी, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के जब भी वीडियो बनाऊं उपयोगी किसी भी सब्जेक्ट का, और भी आगे वीडियो आता ही रहेगा। ठीक है, और भी सब्जेक्ट का, और अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपका ग्रुप फ्रेंड सर्किल हो उसमें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? तो गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबद्ध था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? तो गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबद्ध था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबद्ध थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबद्ध थे। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबद्ध थे, ये आंसर होगा। अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? तो कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, तो ये तीनों थे। ठीक है, कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे अमीर खुसरो। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे। इन्हें तूती-ए हिंद का उपनाम दिया गया था। ठीक है, तूती-ए हिंद का उपनाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे कौन? तो अमीर खुसरो थे। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो थे। ध्यान रखेंगे, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो वो थे अमीर खुसरो। ध्यान रखेंगे, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, तो अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। कौन? तो अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है इसमें से? तो पहला और दूसरा दो ऑप्शन दिया गया है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था, तो ये सही है। दूसरा है, भारत में कव्वाली से जाने वाले संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे, तो ये भी सही है। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाले संगीत शैली के
प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। डिटेल्स भी ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो तबकात ए नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। काफ़ी बार पूछा जाता है बुक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी को संरक्षण प्रदान किया था। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो फारसी भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था, सी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। जियाउद्दीन बर्नी तो जियाउद्दीन बर्नी का कौन सा लेखन है? तो तारीख फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी का है तारीख फिरोज शाही। हसन निजामी का क्या है? तो हसन निजामी का ताजुल मासीर है। हसन निजामी का ताजुल मासीर है। और मिनहाज उस सिराज का क्या है? तो मिनहाज उस सिराज का है सी का दूसरा तबकाते नासिरी है। मिनहाज उस सिराज का तबकाते नासिरी है। और याहिया बिन अहमद का है, याहिया बिन अहमद का तारीख मुबारक शाही, एक डी का पहला हो जाएगा। ठीक है, याहिया बिन अहमद का है तारीख ए मुबारक शाही, डी का पहला। ध्यान रखेंगे इसको, एक बार फिर से देख लीजिए, ध्यान आ जाएगा। ए का तीसरा है, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला है, तो डी आंसर है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी का तारीख फिरोज शाही है। हसन निजामी का ताजुल मासीर है। और मिनहाज उस सिराज का तो आपको पता है तबकात नासिरी। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है मिनहाज उस सिराज का तबकात नासिरी। याहिया बिन अहमद का तारीख मुबारक शाही है। याहिया बिन अहमद का तारीख मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो तारीख हिंद किसका है? तो तारीख हिंद है अल बरूनी का। तारीख हिंद अल बरूनी का है। तारीख हिंद अल बरूनी। तारीख दिल्ली किसका है? तो तारीख दिल्ली खुसरो का है। तारीख दिल्ली खुसरो का है। और रेहला किसका है? तो रेहला इब्न बतूता का है। रेहला इब्न बतूता का। और तबकाते नासिरी मिनहाज उस सिराज का है। ठीक है, तबकाते नासिरी काफ़ी बार पूछा जाता है। मिनहाज उस सिराज का मिनहाज, और रेहला भी इब्न बतूता का है। रेहला इब्न बतूता। ठीक है, तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक बार फिर से, तारीख हिंद अल बरूनी का है,
और तारीख दिल्ली खुसरो का है, रिहला इब्न बतूता का है और तबकाते नासिरी मिनहाजुस सिराज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को। ठीक है, निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को माना गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने? तो अमीर खुसरो ने। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो राणा कुंभा। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो राणा कुंभा जाना जाता है। ठीक है, संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में राणा कुंभा जाना जाता है। सी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। डी आंसर होगा। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे था कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। डी आंसर हो जाएगा। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। ठीक है, डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का कुछ विविध क्वेश्चन है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सेकंड क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण किया था। बलबन क्या? तो बलबन नौरोज शुरू किया था। ठीक है, नौरोज शुरू किया था बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है दीवाने रियासत। जहांगीर से संबंधित है सर थॉमस रो, जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, सर थॉमस रो। डी का चौथा। ठीक है, तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान उलेमा कहलाते थे। ठीक है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा जो थे दस्तार बंदान कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या क्रम रहा है? तो बी आंसर है। पहले अलबरूनी आया। ठीक है, उसके बाद इब्न बतूता, उसके बाद ट्रेवेनियर, उसके बाद मनुची। ठीक है, 3 1 2 और 4। ठीक है, अलबरूनी सबसे पहले, उसके बाद इब्न बतूता, उसके बाद ट्रेवेनियर, उसके बाद मनुची। देखिए कार्यकाल, अलबरूनी 1000 ईस्वी, इब्न बतूता 1333 से 1347, और उसके बाद ट्रेवर्नियर 1638 से 63, और मनुची 1653 से
1708 के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उसके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। ठीक है। कब किसने शासन किया था तो उसका, तो इनमें शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया। तो इनमें सबसे पहले रजिया ने किया था शासन, इसमें इन चार ऑप्शन में रजिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का था। ठीक है। उसके बाद शेरशाह और उसके बाद अकबर। ठीक है, क्योंकि अकबर से पहले ही आया था शेरशाह। रजिया इनमें पहले थी, रजिया उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह, उसके बाद अकबर। तो रजिया सुल्तान, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी तीसरा, पहला शेरशाह, उसके बाद दूसरा है अकबर। तो 4 3 1 2 सी आंसर हो जाएगा। देखिए कार्यकाल कब कब का है। रजिया सुल्तान का कार्यकाल है 1236 से 40, अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316, शेरशाह का 1540 से 1545, अकबर का 1556 से 1605 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए। इन घटनाक्रमों का सही कालानुक्रम क्या है? तो वो है कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु। ठीक है। 2 4, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन। 3, उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो ए आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन, और पहला ये है विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो 2 4 3 1 है, ये आंसर होगा। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण 1210 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388, पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498, वास्को डी गामा के नेतृत्व में, और कृष्णदेव राय का शासनकाल 1505 से 29 ईस्वी है। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? तो वो था इब्न बतूता। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्वी आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर वर्णित है? तो इब्न बतूता का वर्णन है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीचे के युगों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं, और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो महेंद्र वर्मन का मत विलास प्रहसन इनमें सुमेलित है। ये महेंद्र वर्मन का मत विलास प्रहसन है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की थी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की थी, और मत विलास प्रहसन की रचना
महेंद्र वर्मन ने की थी। ठीक है। भोज ने सम्रांगन सूत्रधार, भोज ने सम्रांगन सूत्रधार एवं सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। सोमेश्वर ने मानसोल्लास, ध्यान रखेंगे, सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना और भोज ने सम्रांगन सूत्रधार की रचना की थी। और मत विलास प्रहसन की रचना क्या है? ये मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। और अमुक्त माल्यद की कृष्णदेव राय ने। ये डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से, जो बुक है इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि पूछे भी जा सकते हैं आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में? तो जौहर प्रथा राजपूतों के समय में शुरू हुई थी, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो जौहर प्रथा की, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजपूतों के समय में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी जो था वो निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो वो था हेमचंद्र सूरी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ युद्ध दिया गया है और एक तरफ डेट दिया गया है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, तो डी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में, तो बी का पहला हो जाएगा। और फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक है, और तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। देखिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध कब? 23 जून 1757 में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पूछे जाते रहते हैं मैच करने के लिए। प्लासी का युद्ध कब? 23 जून 1757। कलिंग युद्ध अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अकबर आईने दहसाला, अकबर आईने दहसाला मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा चलाया था। ठीक है, आप लोग को पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा चलाया था। और इल्तुतमिश ने क्या? चहलगानी अमीर, इन्हें ही शुरुआत किया था, चहलगानी। ठीक है, चहलगानी अमीर इसी ने रखा था, इल्तुतमिश ने। और शेर शाह सड़क ए आजम, ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनाया था। ठीक है, शेर शाह सूरी सड़क ए आजम। ठीक है, तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो बी आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, ताकि और भी इस तरह के उपयोगी वीडियो आपके लिए बनाया जाता रहे और भी सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं और भी क्वेश्चन। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसका नहीं करता था? तो मक्के की खेती नहीं। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक
खेती नहीं करता था, मक्के की खेती नहीं करता था 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में मेहतर और पटकील पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो इनमें से किसी के लिए नहीं। ठीक है, मेहतर और पटकील पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, शिल्पी, श्रेणियों, इनमें से किसी के लिए नहीं होते थे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।